बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर जो जॉइंट सेशन हुआ नेशनल असम्बली और सेनेट का। वहाँ पे बहुत सारे बिल्स पास किए गए। एक दिन में 29 बिल्स पास हुए। कैसे हुए और इससे पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ और लोगों को किस तरीके से लाया गया घसीट कर या डरा धमका कर या कुछ और तरीकों से ये हुआ। इसके साथ साथ टीएलपी के लीडर को आज़ाद किया गया और उसके साथ साथ खादिम हुसैन रिजवी साहब का पहला यानी डेथ एनिवर्सरी पहली उनकी आ रही है, तो उस पे टेलीविजन पे इश्तिहारात चल रहे हैं कि इसके अंदर आप शिरकत करें। हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आज मुझे ज्वाइन किया है आप सबके जाने माने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब ने। मैं उनको कहता हूं एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। लेकिन डायरेक्टली आप क्योंकि पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान की हर चीज़ के ऊपर आपकी नज़र भी होती है, मुझे ये बताएं कि जो जॉइंट सेशन हुआ 2 दिन पहले और जिस तरीके से कानून साजी हुई, आपने पहले भी पार्लियामेंट के सेशंस देखे, लोगों को देखा, हुकूमतें देखी, क्या इस तरह बुलडोज किया गया था चीजों को या पहली दफा हम देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया फखर यूसुफ जई भाई, आपने मुझे आज फिर बुलाया है। मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, मेरा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है। वो अलग बात है कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ 14-15 साल। जी। देखें, जहां तक कि ये पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का ताल्लुक है इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन जो है उसने बड़ा जश्न मनाया वोटिंग से पहले कि जी इमरान खान के साथी उसे छोड़ गए। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के साथ काफ लीग और एमक्यूएम वाले जो है उनके बड़े गिले शिकवे हैं और वो जेन्युइन गिले शिकवे हैं, क्योंकि खान साहब एक एरोगेंट हुक्मरान है। वो किसी की सुनते नहीं है, किसी को एंटरटेन नहीं करते, किसी के मसाइल को। तो वो एक अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन अपोजिशन वाले ये भूल गए कि ये पार्लियामेंट जो है ये किसके बूट के नीचे है। वो ये भूल गए। वो समझ जी। उनको ये गलत फहमी होगी कि ये पार्लियामेंट जो है ये शायद आजाद पार्लियामेंट है और ये उनकी अपनी मर्जी से चलेगी। तो ये तो 2 दिन पहले ही ये बात गर्दिश करना शुरू इसने कर दी थी कि लोगों को टेलीफोन जा रहे हैं। अब वो ये नहीं बता रहे कि किसका टेलीफोन है, लेकिन वो बिटवीन द लाइंस हम सब समझते हैं कि किन का टेलीफोन जा रहा है। कल एक यूट्यूब के बड़े मारूफ साफी हैं, उन्होंने बकायदा ये भी बताया कि जी जब वोटिंग हो रही थी तो उस वक्त बकायदा ये बताया जा रहा था, यानी कि गैजेट के जरिए देखा जा रहा था कि कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी अब कहाँ पहुंची है और अब कहाँ पहुंची है और अब पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होगी। तो इतनी सर्वेलेंस की गई और इससे एक चीज जाहिर होती है, ये जो इंटरेस्ट आपके जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उन्होंने जो शो किया है इसमें लोगों को फूने कर करके और उनको मजबूर करके, इसमें दो चीजें हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जनरल फैज हमीद साहब जो है उन्होंने इमरान खान के को एक आखिरी फेवर दी है अपना 20 नवंबर को अपना ओहदा छोड़ने से पहले। लेकिन मैं इससे इतफाक नहीं करता, इसलिए कि फैज हमीद का ये मसला नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए, और वो वैसे भी अब जनरल बाजवा के अंडर कमांड जाने वाले हैं, तो ऐसे पे वो जनरल बाजवा के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इतनी बड़े इशू के ऊपर नहीं लेंगे। ये जी। जनरली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुत्तफिका फैसला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए, ताकि ये जो हम बक्से चोरी करते हैं और फिर उनको भरते हैं और इतना मतलब है कि सारा हमें ले तो लाल मेहनत करना करनी पड़ता है, पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, एक कमरे में बैठ के हम जीएचक्यू में जो है वो जिसको वोट जितने देने हैं उसको उतने दे दे, जिसको हराना है उसको हरा दे। ये तो सारा वीडियो गेम के एक मिसाल के तौर पर होगा। तो वो, जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें काफी अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें चेक एंड बैलेंस के बहुत सारे मरहले हैं और अभी इसको एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया, तो ये कैसे करेंगे। बहरहाल आपको पता है कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में अगर इस्टेब्लिशमेंट कुछ करना चाहे तो वो दिनों में क्या घंटों में भी हो जाता है।
सर अब इससे ये पहले है डॉक्टर कि साहब एक सिस्टम आजमाया गया था और इंटरनेट ना होने की वजह से वो सिस्टम टोटली फ्लॉप हुआ 2018 में। अभी बलूचिस्तान के मोस्ट इलाकों में आपको पता है इंटरनेट नहीं है, कश्मीर के मोस्ट इलाकों में प्रॉपर इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। मैं कहता हूं खैबर पुख्तनख्वा में प्रॉपर मेन सिटीज के अलावा प्रॉपर इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, तो कैसे होगा? क्या लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सिर्फ वोटिंग करवाएंगे और उन बाकियों को कहेंगे इधर आके वोट कर लें? यही करना है इन्होंने। देखें, बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, या कोई भी आप जब सोसाइटी को आप डिजिटाइज करते हैं, यानी डिजिटल उसमें लेके जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, मैनुअल से डिजिटल की तरफ, तो उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जो करनी होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप अपने मुल्क में हैवी इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते जब तक आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री का एक मजबूत बेस ना हो। और स्मॉल इंडस्ट्री का बेस आप उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक कि आपके पास स्टील प्रोडक्शन का एक बेहतरीन निजाम ना हो, जहां पे आप स्मॉल इंडस्ट्री को स्टील प्रोवाइड करें। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। नंबर 3, पानी प्रोवाइड करें, क्योंकि उसमें पानी भी बहुत इस्तेमाल होता है। गैस प्रोवाइड करें। इस वक्त हालत यह है कि आज इन्होंने पंजाब में गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी है और फैसलाबाद के सनतकार चीखें मार रहे हैं कि जी गैस की लोड शेडिंग कर दी है, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर जाएंगी। तो इसी तरह से डिजिटाइजेशन है सोसाइटी की। आपको पहले कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे बेसिक चीजें आपको बिजली प्रोवाइड करनी पड़ती है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं है पाकिस्तान। नंबर 2, आपका जो है इंतहाई फास्ट जो है वो इंटरनेट होना चाहिए, यानी कि आपका जो इंटरनेट के कनेक्शन है वो इंतहाई फास्ट होने चाहिए। यानी कम से कम आप 5G ना सही, लेकिन 4G जो है वो यूनिफॉर्मली सोसाइटी के अंदर हर जगह मौजूद होना चाहिए, चाहे गांव है चाहे शहर है। तो और भी चीजें, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं। इनके ना होते हुए तो फिर वो आप वाली बात है कि इस्लामाबाद में ही वोटिंग होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज तो ये हो गई, आपने भी देखा और हमने भी देखा, एस्टेब्लिशमेंट का रोल तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये शायद 1947 में जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे तो उसके फौरन बाद से शुरू हुआ था। जनरल अयूब ने उस वक्त शुरू किया था, हालांकि उस वक्त वो जनरल भी नहीं थे। और होते होते 2021 में हम पहुंचे हैं। क्या समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान दिया है इन्होंने पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के इकोनॉमी को, या पाकिस्तान के अवाम को? देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शायद डिफरेंट हो जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जिन जर्नैलों का आप बात कर रहे हैं, ये उस सोच की और उस तहरीक की बाकियात हैं जो हिंदुस्तान के बंटवारे के हवाले से शुरू हुआ। देखिए, कौन नहीं जानता कि आज का जो खैबर पख्तूनख्वा और माजी का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, ये भारत के साथ जाना चाहता था। यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी और अंग्रेजों ने हैदराबाद इंडिया को दे के, और ये NWFP जो था ये पाकिस्तान के खाते में डाला, क्योंकि ब्रिटिश अपनी स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहे थे इस इलाके में अपने असर रसूख की। तो आज अगर देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान पूरे में जो कुछ हो रहा है, ये उस ग्रेटर पिक्चर का हिस्सा है जो नुकसान भारत को हो रहा है। पाकिस्तान का के खिते में अगर अवाम को नुकसान होता है तो वो नुकसान मेरे नजदीक भारत के का नुकसान है। अब इसमें फौज का जो रोल है वो आने वाले दौर में मजीद मुस्तहकम होगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक आपने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगा दी हुई है। कई सालों दहाइयों से आपके पास स्टूडेंट यूनियन नहीं है। मेरे जमाने में स्टूडेंट यूनियंस थी, और मेरे जमाने के स्टूडेंट यूनियन के ट्रेन किए हुए लड़के जो थे, यानी स्टूडेंट यूनियन के जरिए इलेक्शन लड़ना कॉलेजों में और सारा, उसमें मेरे साथ ये बाबर अवान जो है आपके मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मैं और ये एक ही कॉलेज में थे। हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा था। मतलब है ये जमीयत की तरफ से थे और हमारा जो है वो लिबरल का पैनल था। ये जीत गए बहरहाल। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास एक इंस्टीट्यूशन जो था स्टूडेंट यूनियन का, जो सियासतदान पैदा करता है, वो आपने ट्रेनिंग स्कूल ही बंद कर दिया, तो इसीलिए आज आपको या तो मोरूसी सियासी जो है वो नजर आती है सकाफत। हमारे यहाँ सियासी सकाफत की बात करो, उसमें मोरूसी है, शरीफ खानदान है, भुट्टो खानदान है,
वगैरह वगैरह। और या फिर आपको पैराशूटर नजर आते हैं, जैसे कि हाँ बिल्कुल। ये है ना। तो वो आपके बिल्कुल यहाँ वो बेस ही नहीं पैदा हुई, नई नई लीडरशिप ही नहीं आई जो कि इसको रिप्लेस कर सके। लिहाजा या तो पैराशूट से भेज राइट। दो या किसी का बेटा जो है उसको आगे ले आओ। तो पाकिस्तान में फौज की मदाखलत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वो सिर्फ माफ कीजिएगा, मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त खत्म होगी जब पाकिस्तान खत्म होगा, फिर खत्म होगी, उससे पहले खत्म नहीं होगी। जी। अच्छा मेरे साहब एक चीज ये भी है, क्योंकि अब लोग बोलते हैं, यकीन करें मैंने उन लोगों को बोलते सुना है अभी कुछ अरसे से कि वो शायद हम यकीन भी नहीं आता मुझे, स्पेशली मैं कह रहा हूं कि वो ऐसी बातें कर सकते हैं कि आप अब वो ये बात कुल्लम कुल्ला कहने लगे कि भाई ये लोग हमें नुकसान दे रहे हैं। ये तो एक अलग इशू है और बहुत बड़ा इशू है, खैर इस पर फिर भी हम किसी टाइम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त टीएलपी एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। आपने देखा 6-7 उन्होंने धरने दिए, अभी रिसेंटली उन्होंने धरना दिया 1 माह पहले, और उसमें उन्होंने पूरा जीटी रोड लाहौर से इस्लामाबाद तक ब्लॉक रहा 10-15 दिन। उसके बाद उनके साथ मुज़ाकरात हुए और उनको कहा गया कि आप बिल्कुल सही थे, हम गलती पे थे। ये वाली चीजें जो एक्सट्रीम की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी जा रही है, और हमारी हुकूमत जो है इस तरह के हथकंडों में आ जाती है और उनके सामने बिल्कुल लेट जाती है। तो क्या सोसाइटी जिसे कहते हैं कि एज ए सोसाइटी हम टूट फूट का मजीद शिकार हो रहे हैं, या हम मतलब लोग आवाज उठाते हैं तो हम शायद इस चीज से निकल आए? देखें, आपने दो बातें की हैं, थोड़ा सा मैं उसको अपने अंदाज से प्लीज। बयान श्योर। करना चाहूंगा। आपने कहा कि एक्सक्यूज मी, टीएलपी, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, जी। एक बड़ी पार्ट तंजीम या जमात बन चुकी है। तो मैं ये कहूंगा बन नहीं चुकी, बनाई बनाई गई। गई है। इसको हाँ, इसको मैन्युफैक्चर किया गया, इसको बनाया गया। फिर बिल्कुल। आपने ये कहा कि अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ जो है, मुल्क और कौम और अवाम जो है ये इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। ये जा नहीं रहे, इनको ले जाया जा रहा है। जी। ये बहुत जरूरी है समझना। जी। पूरा पाकिस्तान का जो मतलब कहाँ से शुरू करें आप, निसाब से शुरू कर लें, मीडिया से शुरू कर लें, जी। और टेलीविजन से शुरू कर लें, मसाजिद के अंदर जो खुतबात हैं उनसे शुरू कर लें, हम्म। मतलब जहां से भी आप चाहें शुरू कर लें। पूरी सोसाइटी को सरकारी तो मदाखलत के साथ, यानी स्टेट इंटरवेंशन के साथ बाकायदा मोल्ड किया जा रहा है टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म जो है वो बेस फ्राहम करती है, सोशल बेस, यानी समाजी बुनियाद फ्राहम करती है हुक्मरानों को, कि वो मैनिपुलेट कर सके पूरे समाज को जिस तरह मर्जी। मसलन एक कानून है, वो कहें ये गैर इस्लामी है, तो पूरी अवाम कहेगी गैर इस्लामी है। एक कानून है, वो कहें ये इस्लामी है, तो पूरी कौम उसको कहेगी इस्लामी है। क्योंकि आपने उनके अंदर सोचने समझने की एनालिटिकल सलाहियत को डेवलप होने से पहले ही, उसके बीच में ही उसको आपने खत्म कर दिया। ठीक है। तो अब ये टीएलपी का आपने जिक्र किया था कि टीएलपी, कौन नहीं जानता कि टीएलपी किसने बनाई, क्यों बनाई। जी। और ये अब तो साबित हो चुका है कि ये डोमेस्टिकली, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए ये एक खास इदारे ने इसका वजूद अमल में लाया। और मुमताज कादरी जिसने कत्ल किया था गवर्नर सलमान तासीर को, जी। जी। उसकी फांसी और उसके मुकदमे और उसकी बाद में फांसी के दौरान ये खादिम हुसैन रिजवी का चर्चा बहुत हुआ, और इसने जो है उनको बहुत वहां से प्रोजेक्शन मिली, और फिर उसको उनको पिक कर लिया कि हाँ ये बंदा ठीक है। अब आप देखें कि साद हुसैन रिजवी को इन्होंने छोड़ दिया है, साद रिजवी को बिल्कुल। कल जी। कोट लखपत जेल से उसको जी। छोड़ दिया है, और उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ है। दूसरी बिल्कुल। तरफ आप देखें कि मुझे ये बताया गया है कि पाकिस्तान में सब टीवी चैनल्स पर पेड इश्तिहार चल रहे हैं बिल्कुल। उनके वालिद साहब की बरसी के, एग्जैक्टली। यानी खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी के। तो पहले सवाल तो ये है कि ये पैसा कौन दे रहा है और ये फंडिंग कहां से आ रही है। दूसरा सवाल बिल्कुल। ये है कि आपने एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर तमाम मतलब है कि इल्जामात पूरे उतरते हैं साद रिजवी पर, यानी हुकूमत का क्या कहते हैं उसको,
ऑब्स्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट अफेयर, स्टेट अफेयर्स है, पुलिस पर हमला है, पुलिस के लोगों का कत्ल करना है, वगैरह वगैरह। सर डॉक्टर और साहब, कितना बिलियंस डॉक्टर ऑफ। साहब, जिस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी तो आपने भी वो स्टेटमेंट यकीनन आपकी नजर से गुजरी होगी कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडियन बैकअप है इन लोगों को और इंडियन फंडिंग है। अब मुझे ये बताएं कि मतलब वो इंडियन फंडिंग और इंडियन बैकअप के बाद उनके साथ आपने मुज़ाकरात किए और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने प्ले किया। तो क्या इंडियन बैक ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर फौज मुज़ाकरात करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो बैक नहीं करता पाकिस्तान में किसी भी तंजीम की। ये गिला जो है बलोचों का भी है कि भारत उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, ये गिला सिंधियों का भी है, समझ आई। और ये गिला हमारे जो पीओजेके के और पीओजीबी के लोग हैं उनका भी गिला है कि भारत हमें हमारी तहरीक आजादियों में माली या इखलाकी हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा। भारत ने जिस दिन सपोर्ट की ना किसी एक सेक्शन की भी, बलोचों की फर्क करें, तो वो उस दिन काम तमाम हो जाएगा। भारत ने बड़े समझदारी के साथ कंट्रोल किया हुआ है और वो चाहते हैं कि इंडिजिनस मूवमेंट्स खुद से इतनी पावरफुल हों कि वो खुद अपनी आजादी जो है वो ग्रैब करें। तो ये तो मैं इसको मानता ही नहीं हूं कि भारत जो है वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और फिर आज की जी जी। दुनिया में जहाँ सैटेलाइट्स बैठे हुए हैं, जहाँ इतना साइबर का इतनी अलर्टनेस है, वहां पे अगर इंडिया को थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा भी कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो दुनिया के सामने आ जाएगा। जी मेरा सवाल ये है कि अली वजीर जो है हमारा दोस्त, हमारा साथी, जी। वो अली वजीर क्यों कराची में 1.5 साल से जेल में सड़ रहा है? उसके ऊपर तो कोई इल्जाम साबित भी नहीं हुआ सर और कोई जमानत तक मुकदमा नहीं भी दे नहीं रहे हो चल रहा। अगले को, और वो बेल नहीं मेंबर ऑफ मिल पार्लियामेंट रही है, को। जी बिल्कुल। वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों नहीं लेके आए उसको इस ज्वाइंट सेशन में? वाई नहीं वॉज लेके अली आए। वजीर नॉट ब्रॉट टू अटेंड द ज्वाइंट सेशन? और वो यस। वोटिंग जिस तरह से हुई है वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ये तो जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, विच इज फेयर इनफ। ठीक है, मारने दो इनको, ये गिरे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस शाख के ऊपर हमारे जो दोस्त हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है वो उस शाख पे बैठी हुई है, वो उसके साथ गिरेंगे। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को अपने आप को पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल लाताल्लुक और अलहदा करना चाहिए, उनको दूसरी शाख पे जाना चाहिए। तो ये अपोजिशन हो या सरकारी गवर्नमेंट हो इमरान खान की, ये सारे उसी शाख पे बैठे हुए, उसी सर शाख पे बैठे हैं जिसको ये पाकिस्तान की फौज काट रही है। एक और चीज, क्या ये मौका हमारे इस तरह की हुकूमतें आके, जिस तरीके से परसों पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हमने देखा कि वहां पे स्पीकर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन एक प्रोडक्शन ऑर्डर वो नहीं जारी कर सकते क्योंकि उनको पता है कि कोई नाराज हो जाएगा मुझसे कि भाई अली वजीर को ले आओ। अली वजीर ने क्या कोई खुदकश हमला करवाया किसी मुल्क के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर या किसी इदारे के ऊपर, या फिर उसने किसी इदारे के लोगों को मारा है? साद रिजवी के लोगों ने तो अभी अक्टूबर में 11 पुलिस वाले मारे हैं वजीराबाद में, लेकिन वो उसके ऊपर गुलपाशी हो रही है। अली वजीर को हथकड़ियां डालकर, बाकायदा उसकी तस्वीर आई है कि सर हथकड़ियां डालकर, हालांकि एक पार्लियामेंटेरियन को, किसी पार्लियामेंटेरियन को हथकड़ियां नहीं लगाते लेकिन उसको हथकड़ियां लगाकर, क्यों? वो वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है इसलिए उसके साथ अलग सलूक है और जो लाहौर से ताल्लुक है उसके साथ अलग सलूक है। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह कि आप जितनी जल्दी इस खुशफहमी से निकल आए उतना बेहतर है कि पाकिस्तान में तमाम कौमियतें वो बराबर है, बराबरी नहीं है। पाकिस्तान में पंजाबी फौज का कब्जा है और पंजाब का कल्चर जो है उसको मुसल्लत किया गया है। पंजाब की सुप्रीमेसी, पंजाब की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हेजेमनी जो है उसका तसल्लुत कायम किया गया है। लिहाजा जरूरी है कि पश्तूनों की, बलोचों की, सिंधियों की और हम लोगों की हर वक्त जो है हमें ह्यूमिलिएट किया जाए ताकि हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा हो, हम समझें कि हमारी कौम में कोई खामी है, कोई खलल है
और हम कमतर हैं, और ये पंजाब के जो अशराफिया है ये जो है ये ज्यादा मोतबर है। यही वजह है कि साद रिजवी को फूलों की बारिश और अली वजीर को हथकड़ियों की जो है शिकंजे में उसको डाला हुआ है, और मुझे कोई बैद नहीं है कि कल उसको बेड़ियां भी डाल दें। आपको पता है कि अली वजीर के ऊपर इन्होंने बड़ा तशद्दुद किया था, लेकिन वो मैंने उसको रिपोर्ट किया था, उस पर आर्टिकल मैंने लिखा पूरा, लेकिन पीटीएम ने उस जो तशद्दुद अली वजीर पे हुआ उसको आगे नहीं लेके गए, क्योंकि उनको धमकी दी गई थी कि अगर तुम लोगों ने अली वजीर पर होने वाले तशद्दुद को पब्लिसाइज किया तो इसके ऊपर मजीद तशद्दुद होगा। ये है सूरत हाल। जी हाँ। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, और लोगों के जो गिले शिकवे होते हैं, हालांकि मैं अक्सर अपने दोस्तों यारों से कहता हूं कि यार मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती कि भाई हम कहें कि सिंध कार्ड है तो बलोच कार्ड है तो कश्मीरी कार्ड है तो पश्तून कार्ड है तो कोई और कार्ड है कि ये हम खेले। लेकिन जब आपको सामने सामने चीजें नजर इस तरह आ रही है कि मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक जिसको कहते हैं कि मैं कहता हूँ एक पागल आदमी भी उसको समझ जाता है कि यार यहाँ के बंदे के लिए कोई अलग का कवानीन है और जो वहां का बंदा है उसके लिए कोई अलग कानून है, तो तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ हुई, और होपफुली किसी और टाइम मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर आपको ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।